अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आज, वो उसी की एक्सटेंशन है जो कि पिछली वीडियो में ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से बनाई थी, जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन और इनपुट्स की बात की गई थी। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही चीज़ों को मैं लेके चलूँगा, और बस एक चीज़ जो मैं एडिशन करना चाहूँगा उस पिछली वीडियो के अंदर, उस पिछली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ आइसोकॉन्ट्स के बारे में पढ़ाया था, पर मैंने आइसोकॉन्ट आपको जो है उसकी कोई इक्वेशन नहीं दिखाई थी। तो देखें, क्योंकि यूजुअली ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन फंक्शन से आती हैं, तो एक प्रोडक्शन फंक्शन मैं आपके पास यहाँ लिख रहा हूँ, Q इक्वल्स टू चेंज, ये Q इक्वल्स टू के एल और अंडर रूट में के एल। अच्छा, ये बेसिकली क्या है ये आपका कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि हमने इनिशियली पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन जब हम बात करें प्रॉपर्ली शॉर्टन की नहीं, नॉर्मल वाली बात, तो उसमें Q जो है वो फंक्शन होता है लेबर का और कैपिटल का, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, लेबर भी और कैपिटल भी। अच्छा, अब हमें आइसोकॉन्ट की इक्वेशन मालूम करनी है। आइसोकॉन्ट जो कि जिस शक्ल का होता है इस शक्ल का होता है यूजुअली, तो हमें ये मालूम करना है कि हम कैसे ये वैल्यूज़ मालूम करेंगे, यानी कि के की क्या वैल्यू हो तो एल की क्या वैल्यू हो जाएगी, कैसे पता चलेगा इस फंक्शन। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, के एंड हाफ, बल्कि इसको आप इस तरह लिखने के बजाय इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन काम आप करेंगे वही करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर के ऊपर जो है वो आपको क्या नज़र आ रहा है, अंडर रूट नज़र आ रहा है। तो इस अंडर रूट को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे। जब आप इस पे स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो क्योंकि ये स्क्वायर इन दोनों के साथ है, तो ये स्क्वायर यहाँ एज इट इज रह जाएगा, और ये के के साथ भी ये स्क्वायर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, और एल के साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर आप के को यहीं रखें तो ये हो जाएगा के इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन एल। तो ये बेसिकली आपकी इक्वेशन बन गई है आइसोकॉन्ट की। यानी क्वांटिटी अगर आपको गिवन हो कि लेट सपोज कि भाई 150 आउटपुट पर रहने के लिए आपको कैसे कैसे कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, आप कह रहे लेट सपोज 15 इसको 10 कर लें, ताकि ये अभी कैलकुलेटर्स के बजाय ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। तो क्वांटिटी 10 है, तो आप क्या करेंगे, 10 रखा स्क्वायर और एल, तो ये आपका आ गया के इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई एल। इट मीन्स अब आप के एल की वैल्यू रखते चले हैं, जैसे रख लिया आपने, सपोज 10, आपको के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इस तरह आप एल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आपकी के की वैल्यू कम से कम होती जाएगी, और ये आपको शो कर रहा होगा कि आपका ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आइसोकॉन्ट की इक्वेशन निकलती है। तो मैंने सोचा आपको पहले ये बता दूं, और फिर हम इससे आगे अपना काम स्टार्ट करें। अच्छा, देखिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एक हेडिंग लिखी है। आइसोकॉन्ट मैंने बनाया था इससे पहले भी, और आपको इसमें सब समझाया भी था कि देखिए क्या होता है कि एक लेबर और कैपिटल होता है, यहाँ लेबर होता है, यहाँ कैपिटल होता है, और आप बेसिकली कर क्या रहे होते हैं कि प्रोडक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं कि उसी आउटपुट को बनाने के मैं वेरियस कॉम्बिनेशंस देखूं, जो कि हमने अभी इधर देखा न्यूमेरिकल करते हुए, कि किस तरीके से हम जो है वो लेबर को अगर बढ़ाएं तो हमारे किस तरीके से कैपिटल कम होगा, और हम कितना लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैपिटल के लिए। यानी हम लेबर को अगर 1 यूनिट और लेबर को बढ़ाएं तो हमें कितना कैपिटल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यही बात जो है वो लीड करती है इस बात को कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। यानी लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट का आप मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकाल कर बताएं। अच्छा, आपको थोड़ा रिकॉल करा दूं कि जब यूटिलिटी की बात आती थी तो यूटिलिटी में भी ये इंडिफरेंस कर्व वैसे हुआ करते थे, और इंडिफरेंस कर्व के जो स्लोप हुआ करते थे उसको हम क्या कहा करते थे, स्लोप की जो नेगेटिव वैल्यू होती थी, यानी क्या कहते हैं कि आप स्लोप की जो नेगेटिव वैल्यू होती थी, जो भी स्लोप आया और उसका आप जो इसके आगे भारा माइनस लगा लें, यानी जो भी स्लोप हो उसकी नेगेटिव वैल्यू। तो स्लोप लेट सपोज आया -5, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो माइनस में आता था, और माइनस बाहर भी माइनस आप लगाएंगे, तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाता था, +5 आपका क्या कहलाता था MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि वहाँ आप क्या कर रहे होते हैं, एक्स ग्रुप को वाई ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर रहे होते थे, कि एक्स को बढ़ा रहे होते थे और वाई को कम कर रहे होते थे, तो आपको पता चलता था कि क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी एक एक्स अगर हम बढ़ाएंगे तो हमें कितने जो है वो आप कहते हैं कि यूनिट्स ऑफ उसको जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कितने आप कहते हैं कि आपका
गुड्स जो हैं वो आपके डिक्रीज होंगे, यानी आपका वाई जो है वो आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था कि 5 गुड्स के बदले आपको 1 एक्स जो है वो मिला करेगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी है। ये टेक्निकल का वर्ड इसलिए आया है क्योंकि आपने लेबर और कैपिटल को लिया हुआ है, यानी इनपुट्स की बात हो रही है, यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा तो अब क्या होगा कि अब आपको यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालना है। अच्छा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे कैसे? लेट्स सपोज आपको ये वैल्यू तो दी हुई है, दी हुई है 20 और ये दी हुई है 40। ठीक है, लेकिन आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मूला क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, क्योंकि देखें क्वांटिटी बराबर होती है आपकी, अगर आप कहें तो यही वाला अगर हम फॉर्मूला लें ये, तो अगर आप टोटल चेंज निकालने के लिए जाएं, क्यों? क्योंकि हमें असल में क्या देखना है कि कैपिटल और लेबर का चेंज देखना है कि इस दोनों के कैपिटल और लेबर के चेंज से क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल चेंज देखना है क्वांटिटी का। तो जब भी हम टोटल चेंज देखने जाते हैं तो हम टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं। वो ऐसे होता है कि डेरिवेटिव ऑफ क्यू इक्वल्स टू, अगर आप अलजेब्रिकल फॉर्म में लिखें तो डेरिवेटिव ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ क्यू, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ के, प्लस ये एक साइड पे आता है क्योंकि यू और वी का फॉर्मूला रखते हैं, प्लस और ये लेबर है तो ये भी डेरिवेटिव ऑफ एल, एक मिनट सर, ये मैंने एक चीज़ गलत कर दी कि असल में हम डेरिवेटिव लेंगे क्यू का विद रिस्पेक्ट टू के, डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू के। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ भी होगा, डेरिवेटिव ऑफ क्यू हम किसके रिस्पेक्ट से लेंगे, एल से, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको डी एल से। यह कहलाता है टोटल डेरिवेटिव। अच्छा, अब जब इस टोटल डेरिवेटिव को आप देखते हैं और अगर आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव चेंज ही होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन क्यू इक्वल्स टू चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन के मल्टीप्लाई बाय चेंज इन के प्लस चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन एल मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एल। अच्छा, ये क्या होता है, चेंज इन क्यू मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय चेंज इन के एम पी के, और चेंज इन के क्या हो गया, ये आ गया डायरेक्ट, प्लस ये क्या हो जाएगा एम पी एल और मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एल इक्वल्स टू चेंज इन क्यू। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमें उसी आइसोकॉन्ट पर रहना है, तो उसी आइसोकॉन्ट पर रहना है, इट मीन्स कि हमें इस तरीके से अपनी क्वांटिटी लेबर और कैपिटल को चेंज करना है कि हम उसी क्वांटिटी पर रहें, हमारी क्वांटिटी चेंज ना हो। तो चेंज इन क्वांटिटी हमारा क्या हो, 0 हो। तो क्या बच गया यहाँ पे एम पी के डॉट चेंज इन के प्लस एम पी एल डॉट चेंज इन एल। अच्छा, अब आप लेट सपोज आप यहाँ पे ले जाएं एक इक्वेशन को, आप यहाँ पे ले जाएं, आपने क्या करा क्योंकि ये प्लस में था, आप दोनों फाइल प्लस में ही थे, तो अगर आप इसको इक्वल टू के इधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, ये एम पी के डॉट माइनस का, और ये बन जाएगा एम पी एल डॉट चेंज इन एल। ठीक है, अब एम पी के को आप अगर यहाँ ले आए और चेंज इन एल को आप यहाँ ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल इक्वल्स टू माइनस कर यहाँ पे, और एम पी एल अपॉन एम पी के। तो ये आपकी इक्वेशन ड्राइव हो गई, और इस इक्वेशन ने आपको क्या बताया कि ये चेंज इन के ओवर चेंज इन एल, यानी कैपिटल का चेंज डिवाइडेड बाय लेबर का चेंज, और उसके साथ माइनस की वैल्यू, यानी जो भी चेंज आता है उसके साथ अगर आप उसको माइनस की वैल्यू, जो भी चेंज आता है उसके आगे आप माइनस की वैल्यू फॉर्मूला है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका MRTS लेबर फॉर कैपिटल, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, MRTS लेबर फॉर कैपिटल। क्या फॉर्मूला है, माइनस चेंज इन के ओवर चेंज इन एल, या फिर इक्वल्स टू MPL ओवर MPK। यानी अगर आपके पास मार्जिनल क्वांटिटी ऑफ लेबर और कैपिटल है, दोनों को डिवाइड करें MRTS आ जाएगा। और अगर ये नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, चेंज इन के और चेंज इन एल होना चाहिए। तो देखिए, हम अभी एक डायरेक्ट हम सिर्फ दो वैल्यूज दी हुई, हमारे पास ना MPL है ना MPK है, तो हमारे पास ना चेंज इन एल है या चेंज इन के, तो हम किस तरह निकाल सकते हैं, हम इस जगह से
चेंज इन के और चेंज इन एल निकाल सकते हैं, क्योंकि एम्पियर और एमपी के हमारा निकालना इस वक्त इस खास पॉइंट के लिए मुश्किल होगा। तो खैर हम इसको निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे कि आप इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, जब आप यूं लाइन ड्रॉ करेंगे आगे आपको वैल्यूज और दी हुई होंगी, ठीक है। तो लाजमी से देखिए 40 ये हो जाएगा और ये कह लें ये 50 हो जाएगा, और यहाँ ये जो 40 था ये आप कह लें यहाँ पे ये 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक स्केलिंग करेंगे प्रॉपर 10, 20, 30 और 40, 50 और 60 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये आपका जो है वो एक चलेगा, कहते हैं कि आपके पास ग्राफ आ गया है। अब चेंज इन के और चेंज इन एल कैसे निकलेगा? चेंज इन के और चेंज इन एल ऐसे निकलेगा कि टोटल चेंज देखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है? चेंज इन के क्या है कि अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएंगे तो क्या है कि इनिशियली आपका जो कैपिटल था वो कितना था? 60 था, और आफ्टर रीचिंग टू दिस पॉइंट आपका कैपिटल कितना हो गया? 0। तो आप कहेंगे, कहते हैं कि फाइनल वैल्यू क्या है? 0, और इनिशियल वैल्यू क्या थी? 60 कैपिटल। अच्छा, पहले इस पॉइंट के ऊपर जब आप देखेंगे तो लेबर कितना था? 0, और अब कितना हो गया? 50। यानी अब कितना हो गया? 50, और पहले कितना था? 0। तो ये क्या आया? 60/50, और माइनस की वैल्यू के साथ आया, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका 60, कैंसिल कर दो तो -6/5, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट, ठीक है। तो स्लोप निकाल लिया आपने। लेकिन इस स्लोप, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी किसी पॉइंट का स्लोप निकालना हो तो आप उसकी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो हमने करी अभी। ये स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट है, लेकिन MRTS क्या होगा इसका? क्योंकि माइनस फॉर्मूले में लगना चाहिए, तो ये तो चेंज इन के और चेंज इन एल आया है, बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये हो जाएगा 6/5। ये आपका कहलाएगा MRTS। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बताऊं कि जितना ज़्यादा आपकी स्टीपनेस होगी उतना ही ज़्यादा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होगा। इसका मकसद ये है कि अगर आपको एक लेबर बढ़ाना है, ठीक है, तो अगर आप एक लेबर बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? ये मोर देन 1 की वैल्यू होगी लाजमी ज़्यादा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो कुछ बड़ी वैल्यू होगी, 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। लेट्स सपोज हम इसको कहते हैं 1.2 वैल्यू होगी, आप देख लीजिएगा बड़ी होगी 1 से। तो इसका मकसद ये है कि अगर एक लेबर आप बढ़ाएंगे तो आपको 1.2 कैपिटल जो है वो सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, यानी 1.2 कैपिटल आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अगर आप एक लेबर से, आपका 1.2 कैपिटल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यानी एक लेबर बढ़ाएंगे तो 1.2 कैपिटल आप उसके बदले में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है तो कहलाएगा, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा कि 6/5 क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जितना ज़्यादा स्टीपर होगा उतना ही ज़्यादा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होगा। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, लेबर जैसे जैसे आपका बढ़ता है, आपका टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का रेट भी कम होता रहता है। कैसे? आप इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करने जाते हैं तो आपकी कुछ इस तरह की बनेगी, और अगर आप इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट पे अगर आप लाइन ड्रॉ करने जाते हैं तो आई डोंट नो क्या कहते हैं कि ये कुछ इस तरह की बनेगी, वैसे और आगे जा सकती थी। तो देखिए क्या हो रहा है कि जो स्लोप है वो कम से कम होता जा रहा है, और कम से कम होने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ये 6/5 आया था तो लाजमन इससे छोटा यहाँ पर होगा और उससे कम यहाँ पर होगा। यानी अगर एक लेबर के बदले आपको 1.2 कैपिटल सब्स्टिट्यूट करने का मौका मिल जा रहा था, तो आगे आप एक लेबर अगर और बढ़ाएंगे तो आपको इससे भी कम, और हो सकता है 1 लेबर बढ़ाने में 1 कैपिटल के बजाय और कम आपको जो है, जैसे इस पॉइंट पे लाजमन आपको उससे कम कैपिटल जो है वो आपका कम होगा, और कैपिटल आप कम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे एक लेबर बढ़ाने से, ठीक है। तो ये आपका जो है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है कि जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कम होगा। आपको स्लोप से पता चल रहा है, आपको स्टीपनेस से पता चल रहा है स्लोप की, क्योंकि स्लोप का नेगेटिव वैल्यू का जो भी स्लोप आएगा उसकी नेगेटिव वैल्यू जो है आपकी MRTS होती है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। अच्छा, अब ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का तो मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से आप निकाल सकते हो इसको, और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब बात आती है, कहते हैं कि देखिए किस तरीके से आपको समझ में आएगा। अब जैसे आपको यहाँ समझ आ गया होगा, अच्छा अगर ये वाला पॉइंट मैं कहूँ तो मैं कहूँगा भाई इससे कंपैरेटिवली इस वाले पॉइंट के ऊपर सब्स्टिट्यूशन का रेट कम है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम है। यानी आप लेबर, अगर एक लेबर आप और मजीद बढ़ाएंगे तो आप उतने कैपिटल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते जितने आप इस पॉइंट पे कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊँ,
और मैं कहूँ कि कोई ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें जहाँ पे आप ये शो कर रहे हो कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा लो है, अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है कि आप इनपुट को सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो वो कैसा ग्राफ होगा, वो कुछ ऐसा ग्राफ हो सकता है। यानी लेट सपोज एक पॉइंट ये है ए पॉइंट और एक पॉइंट ये है पी पॉइंट। यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, यानी अगर आप इतने ज़्यादा लेबर बढ़ा लें तब भी आपको कैपिटल कितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिर्फ इतना सा, ठीक है। इतने लेबर बढ़ाने से आपको इतना सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि देयर इज लो अपॉर्चुनिटी फॉर सब्स्टिट्यूटिंग लेबर फॉर कैपिटल। यानी आप लेबर को कैपिटल के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी, यानी लेबर को अगर आप कैपिटल के अगेंस्ट में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। कि आपको कोई क्या कहते हैं कि यार अगर मुझे इतना कैपिटल सब्स्टिट्यूट करना है तो मैं लेबर लगा देता हूँ, तो लेबर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा इस कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इस कैपिटल को छोड़ के लेबर की तरफ आने के लिए, कि इतनी ही अगर आपको उसी आउटपुट पर रहना है तो आपको ज़रा से इस कैपिटल के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे बहुत लो अपॉर्चुनिटी है। तो जितनी ज़्यादा लो अपॉर्चुनिटी होगी उतना ही एल शेप कर्व बनेगा, और अगर आप बिल्कुल एल शेप बना दें तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। ये देखिए, जितना आप ए पॉइंट से बी पॉइंट चले जाएँ, सी चले जाएँ या इवन डी चले जाएँ, आपका वो कैपिटल मज़ीद सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा लो अपॉर्चुनिटी होगी उतना एल शेप होगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे हाई अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कर लें आप यूँ, ये ए पॉइंट है और ये आप कह लें बी पॉइंट है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा कैपिटल आपका जो है सब्स्टिट्यूट हो सकता है इतने लेबर के साथ, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि हाँ भाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इतना सारा लेबर, तो उससे भी कम कैपिटल लेबर को, इतना सारा कैपिटल कम लेबर को लेकर इतने कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, जबकि यहाँ वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जितना ज़्यादा, अब देखिए यहाँ पे क्या आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादा स्टीप है, जबकि यहाँ पे आपको क्या स्लोप नज़र आ रहा था। अगर मैं इस लाइन का स्लोप पूछूंगा आपसे, बहुत फ्लैट है, जबकि यहाँ ये इतना फ्लैट नहीं है, स्टीप है बनिस्बत इसके। तो जितना ज़्यादा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन या आइसोकॉन्ट आप कहें मार्जिनल, आप कहेंगे कि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी उतने ही ज़्यादा एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन आपको क्या दिखा रही है, देखिए परफेक्टली सब्स्टिट्यूशन है। एंड पॉइंट पे भी चले जाएंगे ना तो भी सब्स्टिट्यूशन है, जबकि यहाँ पे आप कहते हैं कि ये क्लोज सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं, लेकिन ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं होते, क्योंकि ये कभी भी जो है वो अपनी लाइन से टच नहीं कर रहे होते, एक्सिस से टच नहीं कर रहे होते। तो ये जो है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होते, एक टाइम पर आके बस इनकी सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाती है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं होते, एक तरीके से कह लें एल शेप अगर कहा जाए, और ये कहलाते हैं परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, यानी आखिरी पॉइंट भी आप हासिल कर सकते हो सब्स्टिट्यूट करके। तो ये कहलाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसमें और मजीद क्या पढ़ाना है, और अगर जब हम और आगे जाएंगे, मैं इसको भी ज़रा मिटा दूँ, तो बात आती है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के बाद एक और टॉपिक आता है, वो कहलाता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? बिल्कुल वही चीज होती है। उसका कहना क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, यही मैंने बात करी, एक बी पॉइंट एक ए पॉइंट, वही लेबर वही कैपिटल वही आइसोकॉन्ट Q = 100 लेट सपोज। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहती है? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कहती है कि आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो कितना क्विकली चेंज होता है कैपिटल लेबर के रेशो के चेंज होने से, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अच्छा देखिए, मैंने एक ग्राफ बनाया है अभी। ये ग्राफ आपका बेसिकली वही आइसोकॉन्ट है, और कैपिटल इधर है और लेबर इधर है। अच्छा, इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख दूँ इधर, कि वो होता है परसेंटेज चेंज इन कैपिटल ओवर लेबर रेशो डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन
MRTS लेबर फॉर कैपिटल। अच्छा, अब हमने MRTS लेबर फॉर कैपिटल तो अभी पढ़ लिया है, और कैपिटल ओवर लेबर रेशो जो है वो आपको कोई नई चीज़ नहीं है। वो सिंपल ये क्या कहते हैं कि कितना कैपिटल चेंज हुआ और कितना लेबर चेंज हुआ। सही है कि कैपिटल लेबर का पहले रेशो क्या था, यानी कितना लेबर और कितना कैपिटल हुआ करता था, और अब कितना लेबर और कितना कैपिटल है। तो खैर, कैपिटल और लेबर रेशो की जब बात की जाए तो देखिए, आपको यहाँ से हम अगर क्लियरली अगर हम चाहें कि दो चीज़ें निकालना, तो देखिए मैंने एक ए पॉइंट ये कहलाएगा और एक बी पॉइंट आपको कहलाएगा। मैंने पहले ही एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, क्योंकि अक्सर जो है इसमें मुश्किल हो जाती है जब तक कि स्केल ना हो। तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी बी पॉइंट पर, और इसको मैं डॉटेड लाइन से ले गया अपने कॉर्नर्स के ऊपर। इसी तरीके से ए पे भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी ये वाली, और मैं इसको भी अपने डॉटेड लाइन से ले गया एंड पॉइंट्स पे। और तो देखिए यहाँ मुझे क्या नज़र आ रहा है कि अगर तो मैं कैपिटल ओवर लेबर रेशो की बात करूँ तो वो कैसे निकलेगा, वो बहुत ही आसान है। वो इस तरीके से आसान है कि देखिए, अगर मैं कहूँ ए पॉइंट पे क्या कैपिटल और क्या लेबर है, तो आप इजीली बता सकते हैं। वैसे तो हम लोग बुक्स में ये बना हुआ है कि कहते हैं कि आप एक रे बनाएं और इस रे को इससे टच करें और फिर जो दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं वो कर लें, लेकिन डायरेक्टली आप इजीली खुद ही कर सकते हैं इसको। तो इसलिए मैं थोड़ा इसको मिलाने की कोशिश करता हूँ कि ताकि मिट जाए, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। हम इसको डायरेक्टली भी पहले क्या कहते हैं, आपको इसको हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें इस ग्राफ को इतना मैसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 20 यहाँ पर है आपका इस ए पॉइंट पर, और 5 लेबर है। तो यानी मैं अगर कहूँ तो 20/5 ये इस ए पॉइंट का जो है वो कैपिटल ओवर लेबर रेशो, जो कि क्या हो जाएगा 4। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें इधर, तो इधर लेबर रेशो क्या है कि 10/10, जो कि क्या बन जाएगा 1। तो पॉइंट बी के ऊपर क्या है लेबर रेशो, कैपिटल ओवर लेबर रेशो 1। तो हमने कैपिटल ओवर लेबर रेशो तो निकाल लिए दोनों के। असल में इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन करता क्या है कि वो ये बोलता है कि कितना क्विकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज होगा जब हम मूव कर रहे होंगे अलॉन्ग द आइसोकॉन, यानी इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जब हम आएंगे तो कितना क्विकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज हो सकता है। ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मामला होता है। तो देखिए, हमने कैपिटल ओवर लेबर रेशो तो निकाल लिया, जो कि इसके फॉर्मूले में पहले आता है। अच्छा, MRTS लेबर ओवर कैपिटल के लिए जैसे मैंने पहले निकाला था, मैंने क्या करा, टेंजेंट को ड्रॉ करा और इनके एंड पॉइंट्स निकाल लिए। तो यहाँ देखिए, आपको ये एंड पॉइंट अगर ए को आप ड्रॉ करें तो ये आ रहा है एंड पॉइंट, और एक एंड पॉइंट आपका यहाँ जा रहा है जो कि अप्रॉक्स 40 होगा। कि आप देखें 10, 20 और 30 और 40, ये 40 होगा। तो इस तरीके से जैसे कि हमारे पास लेबर ओवर कैपिटल रेशो आया है, इसी तरीके से जब हमने इसको देखा तो अगर आप कहेंगे, कहते हैं कि भाई आप निकालें MRTS लेबर फॉर कैपिटल, जो कि खुद इटसेल्फ क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, वो होता है माइनस चेंज इन के ओवर चेंज इन एल। ठीक है, यही होता है MRTS, जो मैंने पिछली इक्वेशन में भी लिखा था, यही होता है। या फिर MRTS लेबर फॉर कैपिटल, या फिर किसके बराबर होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ओवर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जो कि हमारे पास यहाँ गिवन नहीं है। तो चेंज इन के ओवर चेंज इन एल के बराबर ही होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी। तो चेंज इन के क्या है, आपने आप जब यूं निकाल लिया, तो चेंज इन के क्या है कि आप पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई चेंज इन के क्या है, यानी अब के क्या है और पहले के क्या था, तो आप इस पॉइंट से लेट सपोज इस पॉइंट में मूव कर रहे हैं। तो पहले के क्या था, पहले के था 40, और अब जब आप इस पॉइंट पर आ गए तो अब आपका के क्या है 0 हो गया। फाइनल वैल्यू 0 हो गई, इनिशियल वैल्यू 40 थी। जबकि लेबर की बात करें तो पहले जब वो इस पॉइंट पे थे हम, तो लेबर कितना था 0, तो लेबर पहले कितना था 0, और अब कितना हो गया है वो 10। तो ये क्या आया -40/10, जो ये आ गया -4। और हम जानते हैं कि लेबर ओवर कैपिटल तो ये आ गया चेंज इन कैपिटल ओवर चेंज इन लेबर, लेकिन आपका माइनस के साइन के साथ आएगा। तो इसको जब आप इक्वल टू -4 कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा। इसी तरीके यानी MRTS आ गया, ये किसका पॉइंट ए का आपने MRTS निकाल लिया। बिल्कुल इसी तरीके से आप पॉइंट बी का MRTS भी निकालते हैं, जो कि यहाँ 20 और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा 20 होगा, क्योंकि ये 15 होगा, 5, 10, 15, 20, तो 20 और 20। तो यानी पहले अगर आप देखें तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ तो यही आपका कुछ बन जाएगा कि आप पहले कैपिटल 20 था, अब 0 हो गया, पहले लेबर जो है वो 0 था, 20 हो गया, और इस तरीके से -20/20 ये -1 कहलाया, और -1 क्योंकि माइनस बाहर होता है,
फॉर्मूले के MRTS के, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपका MRTS भी आ गया आपके लेबर फॉर कैपिटल पॉइंट बी का। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास लेबर और MRTS भी आ गए दोनों के, तो क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज चेंज हमें बताना है कि परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, तो पॉइंट ए से जब आप पॉइंट बी पे मूव कर रहे हैं तो आपका परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, आपका कैपिटल पहले 4 था और अब जो है वो 1 हो गया है। यानी ऑल टुगेदर आप अगर आपसे कोई पूछेगा कहते हैं कितना परसेंट चेंज हो गया आपका लेबर ओवर कैपिटल, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, सही है। सॉरी, हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको कि हमारी जो वैल्यू होती है वो ये होती है, बिल्कुल हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपका 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, या आप इसको यूं कर लें कि पहले जो था वो पहले कितना था, पहले अब क्या हो गया है -1, अब तो 1 हो गया है, पहले कितना था इनिशियली 4 था डिवाइड बाय 4, ये इक्वेशन सही बनती है बिल्कुल। तो ये बन जाएगा -3/4, जो कि आपका क्या आंसर आएगा 0.75, माइनस में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 75%, ठीक है, माइनस में। तो यानी आपका क्या आ गया, अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज चेंज इन कैपिटल ओवर लेबर रेशो क्या आया, माइनस, मैं बल्कि लिख ही लेता हूँ, चेंज इन के ओवर एल कितना आ गया -75%। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन MRTS लेबर फॉर कैपिटल कितना आ गया, आप इसको भी निकाल सकते, पहले देखें, पहले 4 था अब 1 हुआ है, तो वही 1 माइनस 4/4 वही 75 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर आए हैं 75 पर, माइनस से माइनस कैंसिल, 75 से 75 कैंसिल, आ गया 1% कह लें आप या 1 कह लें। तो इट मीन्स कि अगर हमसे कोई पूछे कि अब कि इस 1 का, इनकी इस 1 की वैल्यू क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1% चेंज आएगा MRTS में, तो अगर 1% चेंज आएगा MRTS में, तो आपका कैपिटल ओवर लेबर रेशो भी 1% से चेंज होगा, जो कि हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर ये 2 होता तो हम कहते हैं कि 1% अगर MRTS में चेंज आएगा तो कैपिटल ओवर लेबर रेशो जो है वो 2% से चेंज होगा। तो ये ऑल टुगेदर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला था, और इसकी मैंने आपकी एक तरीके से कहते हैं कि न्यूमेरिकल समझाया है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अच्छा, अब इसके थोड़े शेप्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, शेप्स में क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के शेप होते हैं, क्योंकि ये एक शेप है। अच्छा, एक बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको बात की जाए तो ये कहलाते हैं लीनियर, जो मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं इसको हम। लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं इसको आप, और आप कह सकते हैं कि ये लीनियर आपका एक आइसोकाउंट भी है, जो कि लेट्स सपोज यहाँ पे आपको इनपुट्स रखता है कि आप लेबर कह लें, इधर कैपिटल कह लें, और ये इनपुट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका A पॉइंट कह लें, आपका B पॉइंट कह लें, आपका ये ऐसा आप कह लें, कहते हैं कि आइसोकाउंट अगर ऐसा होगा तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपकी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट कैसे होगी, क्योंकि क्या होता है कि चेंज इन कैपिटल ओवर लेबर रेशो की जब हम बात करते हैं कि कितना कैपिटल ओवर लेबर रेशो जो है वो चेंज हुआ, तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई पहले जो था वो 10 था अब 5 हो गया, और यहाँ पहले 5 था अब 10 हो गया, तो अब मुझे क्या नज़र आ रहा है कि हाफ का जो है वो मतलब बिल्कुल कैपिटल ओवर लेबर रेशो कितना है 5 ओवर, पहले वाले में भी क्या नज़र आ रहा है कि 10 लेबर और 5 कैपिटल, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या नज़र आ रहा है 5 लेबर और आपका 10 कैपिटल, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है क्या कि कहते हैं कि 10 ओवर 5, यानी ये क्या कहलाया 2 और ये क्या कहलाया 1/2। अच्छा, इस तरीके से ये तो आपके हो गए क्या कहते हैं पॉइंट ए का और ये पॉइंट बी का कैपिटल ओवर लेबर रेशो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे आपके MRTS की, तो चूंकि MRTS क्या होता है, वो होता है कहते हैं कि आपका इसका टेंजेंट। अच्छा, जब आप इसके टेंजेंट की बात करेंगे तो लाजमी सी बात है, कहते हैं कि यहाँ पे जो टेंजेंट आपको ऊपर जा रहा था और ये थोड़ा कर्व था, इसलिए आप टेंजेंट ड्रॉ अलग से एक नज़र आ रहा था, जबकि इसका टेंजेंट बिल्कुल यही लाइन होगी और इसका टेंजेंट भी बिल्कुल यही लाइन होगी। तो इसका मतलब अगर आप चेंज इन कैपिटल और चेंज इन लेबर लेंगे, यानी चेंज इन के कितना आया, तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे लेट सपोज आपका 12 है, तो जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो दोनों चाहे, क्योंकि देखिए
इसका टेंजेंट भी बराबर है और इसका टेंजेंट भी बराबर है, जिसकी वजह से होगा क्या कि इन दोनों का MRTS में कोई चेंज नहीं आएगा। MRTS जो इसका होगा, क्योंकि यही लाइन है, जो ये वाली लाइन होगी, यही लाइन बी की भी है, तो MRTS दोनों का बराबर आएगा, यानी बी का भी वही आएगा जो कि ए का है। तो दोनों के बराबर आने से जब आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे कि भाई लेट्स सपोज MRTS आया 2 और ए पॉइंट का और बी पॉइंट का भी 2 आया, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2 0 0/2, ये 0 ही रहता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि MRTS का जो परसेंटेज चेंज होगा वो 0 होगा। तो अगर इन दोनों का यानी कैपिटल ओवर लेबर रेशो का परसेंटेज चेंज आप निकालें तो आप कैसे निकालेंगे कि पहले क्या था 2 था और अब क्या हो गया है 1/2 डिवाइड बाई 2, तो ये कोई बन जाएगा आपका 1/4 हो गया और ये डिवाइड बाई 2 हो गया, तो ये बन जाएगा -3/2 जो कि बन जाएगा 1/5 और 2, और ये कोई समथिंग कुछ और मल्टीप्लाई बाय करके कोई एक परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन इस परसेंटेज का फ़ायदा उस वक्त होगा जब चेंज इन के ओवर एल के अलावा परसेंटेज चेंज इन MRTS भी आप नोट करें। परसेंटेज चेंज इन MRTS आपको क्या बता रहा है कि 0 है, और ये कोई भी एक कोई नंबर वाली आ जाएगी, लेट्स सपोज आप कह लें इसको 2%, ठीक है। लेकिन 2% जब डिवाइड बाय 0 होगा तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो यानी क्योंकि MRTS यहाँ चेंज होता ही नहीं है, MRTS वही रहेगा जो कि ए पॉइंट का, जो कि बी पॉइंट का, जो कि सी पॉइंट का, जो कि डी पॉइंट का, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कैपिटल ओवर लेबर रेशो जैसा भी हो, आपका MRTS जो है वो 0 होगा, जिसकी वजह से आपका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो ऐसी जगह के ऊपर आपका इनफाइनाइट आएगा, और इसका बिल्कुल, क्योंकि ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो गए, और इसका बिल्कुल अपोजिट जो है वो आपका कहने आपका एल शेप की बात आती है, जो कि एल शेप, इसको लेओन्तिफ प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, एल शेप जो है, और आप इसको जो है वो लेओन्तिफ प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा, ये लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन होता है, तो ये बिल्कुल इसकी जो फंक्शन होता है वो जिस तरह सा होता है 10L + 20K, लेट सपोज ये लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये लेओन्तिफ की बात जब हम कर रहे हैं तो ये होता है कि ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट कोई है ही नहीं। अगर आपको और ऊपर जाना है तो आपका बस ये एक पॉइंट बचता है, बाकी कोई फायदा नहीं है। आप इससे आगे जाते जाएंगे, जब भी आपके वही आउटपुट रहेगा जितना भी आप आगे बढ़ जाएं, और इधर भी आप अगर आगे जाते रहेंगे या यहाँ से भी जाते रहेंगे तो आपका वही आउटपुट रहेगा। तो इधर इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन 0 है, क्यों? क्योंकि आप मजीद कोई लेबर या कैपिटल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे 0 होती है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला हमेशा होता है मिनिमम ऑफ जो भी कह लें लेबर और कैपिटल। यानी इसका मकसद ये होता है कि जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात आती है, इधर ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट। यानी एक राइट शू और एक लेफ्ट शू, लेट सपोज हम बात कर लें, अगर हम आउटपुट की बात ना करें, इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात ना करें, तो एक राइट शू और एक लेफ्ट शू बन के ही आपकी एक सेटिस्फेक्शन पूरी होती है जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। इसी तरीके से एक यूनिट ऑफ लेबर, लेट सपोज एक यूनिट ऑफ कैपिटल, दोनों मिलके एक क्वांटिटी बना सकते हैं। तो अब अगर आप मजीद लगाएं लेबर या मजीद लगाएं आप कैपिटल, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई मुझसे बोलता है कि एक लेबर और मैं 10 कैपिटल लगाऊं, तो फार्मूला क्या कहता है कि आपका इसका मिनिमम जो होगा वो आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा। यानी एक लेबर और 10 कैपिटल लगाने से भी आपको कितनी क्वांटिटी मिल रही है, लेट सपोज 1 मिल रही है। तो अगर आप इधर 50 भी कर दें तब भी आपको क्वांटिटी क्या मिलेगी, मिनिमम क्या है दोनों में 1। तो इट मीन जितनी भी आप लेबर कैपिटल लगा दें, यानी कैपिटल लगा दें, तब भी आपको क्वांटिटी 1 ही मिल रही है। या आप ये करें कि आपके पास जो है वो कैपिटल 1 हो और आप लेबर 50 लगा दें, तब भी आपको क्वांटिटी मिनिमम वाली 1 ही मिल रही है। तो ये लेओन्तिफ का होता है। अच्छा, इसी तरीके से ये 3 किस्म के होते हैं, यहाँ 0 होता है। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा ये बेसिकली कहलाता है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डॉगलस। इसमें हमेशा ये होगा कि आपकी इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन क्योंकि इस तरह से होती है कि इसकी हमेशा इक्वल टू 1 आएगी। यानी आप ए जाएं, ए से बी जाएं, बी से सी जाएं, आपको इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन जो है वो 1 मिलेगी। ये कहलाता है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद ये 3 किस्म के फंक्शन होते हैं, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन और लेओन्तिफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये तीनों जब ये स्पेशल केसेस हैं एक प्रोडक्शन फंक्शन के, और वो प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा होता है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, CES प्रोडक्शन फंक्शन। वो क्या होता है, वो इस तरह कुछ होता है कि AL
1 माइनस पाई अपॉन अल्फ़ा प्लस पी कैपिटल 1 माइनस पाई इक्वल्स टू अल्फ़ा और अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस पाई। इस तरह का ये कोई एक इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन क्या बताता है कि कुछ भी हो सकता है, यानी ये इसका आंसर इनफाइनाइट भी आ सकता है, इसका आंसर 1 भी आ सकता है, यानी आप इसको कह लें कि ये 0 से लेके इनफाइनाइट के दरमियान कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन, यानी इसकी अगर आप इलास्टिसिटी निकालें तो वो आपकी कुछ भी हो सकती है 0 से इन्फिनिटी के दरमियान। जबकि इसके स्पेशल केसेस कौन से, अगर तो 0 होगी तो कुछ इस तरह का होगा, अगर तो 1 होगी तो कुछ इस तरह का होगा, और अगर तो इनफाइनाइट होगी तो इस तरह का होगा। लेकिन यानी ये एक मेन फंक्शन है, इसके अंदर ये 3 स्पेशल केसेस आते हैं। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन का मैंने पढ़ाना था आपको, मैंने पढ़ा दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और अच्छा, तो ये मैंने आपको जो है वो इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन के बारे में सारा कुछ बता दिया, सारे ग्राफ्स। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और अब जो है मैं थोड़ा इससे और आगे फर्दर बढ़ूँगा, और अब हम जाएंगे कहाँ पे, अब हम सीखेंगे रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल, ओके। रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? 3 किस्म के रिटर्न्स होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। अच्छा, कैसे? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ये भी आइसोकॉन्ट से ही वेरीफाई होगा। आइसोकॉन्ट से कैसे वेरीफाई होगा ये हम देखें। अगर आपके पास आउटपुट है लेट सपोज 5, और कैपिटल भी आपके पास, लेबर भी 5 है और कैपिटल भी 5 है, और अगर आपको 10 आउटपुट मिल रहा है तो ये इट्स फाइन, ओके। बात अब इससे आगे से शुरू होती है कि अगर आप लेबर और कैपिटल को डबल कर दें और अगर आपका आउटपुट जो है वो आपका डबल हो जाए तो क्या होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आप करें कि 10 आपने लेबर कर दिए और 10 ही आपने अपने कह लें कैपिटल कर दिया, और आपका ये प्रोडक्शन फंक्शन कह रहा हूँ, सॉरी, आइसोकॉन्ट, और आपको इन दोनों 10 के बाद, यानी 10 लेबर और 10 कैपिटल करने के बाद आपको जो आउटपुट मिल रहा है अगर तो वो 20 है, इट मीन्स आपने डबल करे अपने इनपुट्स को, आपका आउटपुट 10 से 20 डबल हो गया। इट मीन्स इट्स एग्जिबिट द कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। डबलिंग द आउटपुट, डबलिंग द इनपुट विल डबल द आउटपुट, इट मीन्स इट्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी जितना आप इनपुट डालते रहेंगे उतना ही आपको उतने ही क्वांटिटी का, उतनी ही प्रोपोर्शन में आपको आउटपुट मिलता रहेगा। बट इफ इट टर्न्स टू आउट टू बी 30, इट मीन्स कि आपने आउटपुट करा डबल, बट इनपुट करा डबल, बट द आउटपुट विल बी मोर देन डबल। ठीक है, इट मीन्स इसकी 2 किस्म की बातें होती हैं, हमेशा याद रखिएगा कि या तो आपको कोई ये कहे कि आप करें, आपने 10% से अपना इनपुट बढ़ाया और 10% से आपका आउटपुट बढ़ गया, एक तरीका तो ये हुआ, ये भी आपको जो है क्या कहलाएगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। या आपको कोई ये कहे कि आपने अपने 5% से अपना आउटपुट कम, इनपुट कम करा और 5% से इनपुट का आउटपुट भी कम हो गया, तो भी आपका वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहलाएगा। अच्छा, 30 हो गया, इट मीन्स ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या कहलाएगा कि क्योंकि आपने इनपुट 10% से बढ़ाया या 100% से बढ़ाया, यानी डबल कर दिए, आउटपुट आपको 20 होने के बाद 30 हो गया, इट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। बट इफ इट विल टर्न आउट टू बी 15, तो ये कहलाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि डबलिंग द इनपुट, double the out will give you will give you the double output, it means constant return to scale. Double the input, if it will give you more than double of output, it will called as an increasing return to scale. Double the input, it will give you less than the double of output, it means it is decreasing return to scale. अच्छा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू रिटर्न्स टू स्केल और मार्जिनल रिटर्न्स में यार कहते हैं कि एक तो होता है रिटर्न्स टू स्केल, एक मार्जिनल रिटर्न्स, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो देखिए, इन दोनों में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ।
20 इसको मैं कर देता हूँ अभी, और फिल वक्त मैं कुछ और फर्दर इसके अंदर बीच में आइसोकॉन्स बना रहे हैं, जो कि आप क्या दे रहे हैं 14, देन फिर 16, ठीक है। दैट्स सपोज। तो देखिए मार्जिनल रिटर्न और रिटर्न्स टू स्केल में फ़र्क ये होता है कि जब रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने डबल करें इनपुट तो क्या होगा, और या अगर आप कहते हैं कि आपने दोनों इनपुट्स को डबल करा या फिर उनको 10% से बढ़ाया तो क्या आउटपुट भी जो है वो इतना ही बढ़ रहा है, उससे कम से बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा से बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कॉन्स्टेंट की बात होती है। लेकिन क्योंकि मार्जिनल रिटर्न्स का जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और उसको मैं आइसोकॉन्ट से भी पहले भी बता चुका था अपनी पिछली वीडियो के अंदर, किस तरीके से आपका उसमें टोटल डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट आता है, टोटल डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली जब बात आती है और फिर वो जो है इससे कम होने लगता है और आप वापस से अपने पुराने वाले आउटपुट के ऊपर पहुंचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप लेबर को इंक्रीज करते रहते हैं, अगर एक आउटपुट को फिक्स रख के यानी कैपिटल को फिक्स रख के आप लेबर को इंक्रीज करते रहते हैं, तो मैंने वो एक कोई इस तरह के कोई आइसोकॉन्ट्स बनाकर आपको दिखाए थे, तो उसमें ये था कि आप जैसे जैसे अगर आप लेबर कैपिटल को फिक्स रखते हैं तो इंक्रीज करते हैं लेबर को, तो आपका फिल वक्त तो आप आगे जाते हैं, पर कीप्स ऑन इफ यू आर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द लेबर, द यूनिट्स ऑफ लेबर with the given amount of capital, it will leads to diminish or to decrease the output। और फिर क्या होता है कि ऐसे ऐसे आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी गिरने लग जाती है लेबर की, और वो नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्टिविटी आपकी जो है वो उल्टा 10 से अगर वो 20 पे गई होती है, 20 से वो वापस कम होने लग जाती है, वो 10 पे आती है और फिर 5 पे, इस तरह हो जाता है। तो ये आपका कहते हैं कि ये उलट हो जाता है। अगर 10 से अगर मैं कहूँ ये 5 था, 10 था, तो फिर वो आप 10 पर रह जाएगी और फिर 10 से वापस नीचे 5 और फर्दर और नीचे आगे लग जाएगी। तो यही चीज़ आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि देखिए अगर आप इससे भी रिटर्न टू स्केल से भी देखना चाहें तो ये तो आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये अगर आप दोनों इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं तो आपका आउटपुट कितना बढ़ रहा है, आप ये इसको देख के समझ सकते हैं कि अगर डबल से बढ़ रहा है तो ठीक है भाई, डबल से नहीं बढ़ रहा तो क्या। लेकिन अगर लेट सपोज आपने ये कैपिटल को फिक्स कर दिया, ठीक है, अब देखें आपको क्या नज़र आ रहा है। लेट सपोज आपने कैपिटल को फिक्स करा हुआ और 5 से आप जाते हैं आगे, आपने लेबर को बढ़ाया, लेट सपोज 6 करा, 6 करने के बाद क्या होता है कि आपका आउटपुट बढ़ गया, कितने से बढ़ा, 4 से बढ़ा, ठीक है। आपने कहा चले ओके 4 से बढ़ा तो भाई ठीक है, कोई अभी तो मुझे नहीं पता, अभी तो मेरा इंक्रीज ही हुआ है ना एक तरीके से। अब मुझे अगली, क्योंकि ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या दिखा रही है कि एक लेबर को बढ़ाने से आपका 10 से 14 पे चला गया, यानी 4 यूनिट्स बढ़ गया। आपने अब एक और लेबर लगाया, 7 कर दिया, अब क्या हुआ, आपको आउटपुट कितना मिल रहा है 16। इट मीन्स इफ यू एड अप one additional unit of labor you will end up having only 2 units of output, ठीक है। यानी क्या हो रहा है कि आपको जो है वो जो लेबर बढ़ने के बाद आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो आपको कितना मिल रहा है, पहले आपने एक लेबर बढ़ाया था आपको 4 यूनिट ज़्यादा मिले थे, अब आपने और एक लेबर बढ़ाया आपको 4 के बजाय 2 मिले, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अब गिरने लग गई है। तो जो गिर रही है तो ये कहलाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये कह रहे हैं मार्जिनल रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरने लग जाती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। या आप कहते हैं कि यार गिरे भी नहीं, क्योंकि जो आपका मार्जिनल पार्ट है वो आपका बेसिकली क्या दिखा रहा होता है, वो मार्जिनल रिटर्न्स दिखा रहा होता है कि कितने लेबर, अगर आप लेबर ही बढ़ा रहे हैं जिसको कॉन्स्टेंट रखते तो उस लेबर के बढ़ाने से आपको कितना मार्जिनली क्वान्टिटी में एडअप मिल रहा है। लेकिन जब आप अगर पूरे ऑल ओवर बात करते हैं कि आप दोनों इनपुट्स को डबल कर रहे हो या दोनों इनपुट्स को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, तो आपको आउटपुट में क्या वेरिएशन मिलता है, वो डिक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट की बात है। अच्छा, फिर हम आते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे। अच्छा देखिए, लेट्स सपोज पहले आप इस आइसोकॉन्ट के लिए आपको 100 क्वांटिटी मिला करती थी, ठीक है। आपको मैं ये रे भी बनाया था, ये एक रे हो गई, यानी ये रे बेसिकली क्या है, कैपिटल और लेबर की 45 डिग्री एंगल के ऊपर एक रे है। अच्छा, अब इस पर क्या हो रहा है कि आप लेट सपोज पहले आप इस पॉइंट के ऊपर हुआ करते थे और आपका टेंजेंट अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बनाऊं, इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का बन जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, जो कभी सही नहीं बन रहा बहरहाल, लेकिन इस तरह ही बन। अच्छा, अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ गया। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आने का मकसद ये है कि अब आप जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंटली आप जो है इस आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप कम लेबर और कम कैपिटल के अंदर इस आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं,
ठीक है, यानी यही 100 आउटपुट अब आप कम लेबर और कम कैपिटल के अंदर ये आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले किया करते थे। अच्छा, अब न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अगर आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने एक रे बनाई है, अभी आप और रेज भी बना सकते हैं, यानी लेट्स सपोज एक ये रे कह लें, आप एक ये रे कह लें, कोई सी भी रे की बात करें, अगर तो आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बराबर रहता है, यानी इस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होती है, या इस पॉइंट पे एक बनाऊँ और एक इस पॉइंट पे बनाऊँ, तो ये दोनों टेंजेंट्स या इस पॉइंट पे बनाऊँ, तो अगर ये सारे आमने सामने, यानी ये दोनों टेंजेंट्स और ये दोनों टेंजेंट्स किसी भी रे की बात करूं और दोनों आइसोकॉन के ऊपर उस रे के ऊपर जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो बराबर रहे, यानी दोनों पैरेलल रहें, कोई स्टीपर फ्लेटर की कहानी ना हो कि ये कैसी बन रही है कैसी बन रही है, तो इट मीन्स ये न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कहलाएगी आपकी। यानी अगर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आने के बाद भी चेंज नहीं होता, तो इट मीन्स इफ इट रिमेन्स अनचेंज, तो यानी अगर आप न्यूमेरिकली भी आप देखें और आपका जो है वो इस वक्त भी जो है वो वही आ रहा हो MRTA जो कि आपको इस पॉइंट पे आ रहा था, तो इट मीन्स इट इज न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अच्छा, अब एक बात आती है कि एक और होती है, वो क्या कहलाती है, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अच्छा, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या कहती है? लेबर सेविंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मकसद ये है कि किस तरीके से आप जो है वो अपना आप जो है कहते हैं जो MRTS आपका होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वो आपको क्या बता रहा होता है कि अगर आप एक लेबर बढ़ाएंगे तो आपको कितना कैपिटल आपका उससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी आपको कितनी अच्छी सब्स्टिट्यूशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो लेबर सेविंग अपॉर्चुनिटी ये कहलाती है, ये उस वक्त आएगी कि जब देखें कि अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी लगी जिसने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा कि अब आप वही आउटपुट उस जो कम, मतलब आप कहते हैं कि आपके पास जो कैपिटल है उस कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, जितनी की मार्जिन लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी उससे ज़्यादा कैपिटल की बढ़ गई है, तो क्या होगा कि अब आपका कैपिटल जो है वो कम कैपिटल के साथ भी आप जो है वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, क्योंकि लेबर सेविंग का मकसद ये है कि आपकी जो कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैपिटल आपका जो है वो कम यूनिट्स लगा कर ही आपको वो ज़्यादा प्रोटेक्शन दे देगा कि आपका लेबर जो है वो बच जाएगा, आपको इतना ज़्यादा लेबर नहीं लगाना पड़ेगा उससे कॉरेस्पॉन्डिंगली, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है MPK की। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका MPK जो है वो ज़्यादा अच्छा हो गया, तो लाजमी सी बात है, अब इसका मकसद क्या है कि आप इस 100 यूनिट्स को अब आप ज़्यादा, मतलब आप कहते हैं कम, आप जो है अगर आप यही कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को आप देखें, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और आप कैपिटल के यूनिट्स आप इतने ही लगा रहे हैं, तो क्योंकि आपको अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली हम इक्वेशन लें जो कि पहले थी, चेंज इन L, और आपको 100 ही यूनिट्स चाहिए, सही है, यानी अगर आप कहेंगे अगर आपको इसको 0 ही रखना है, तो पहले आपका क्या था कि पहले आपका जो है वो प्रोडक्टिविटी लेट सपोज 2 थी और आपका ये भी 2 था, या आप कह लें बल्कि ये 4 था, और आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो पहले थी वो थी आपकी 3, और अब जो है वो आपका ये लेबर भी जो था वो क्या था, आप कह लें, नहीं बल्कि मैं इसको इस तरह करूँ कि ये 4 था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और लेबर आपका 2 लगा करता था, और इसकी वजह से क्या होता था, कहते हैं कि लाजमी सी बात है कि अगर आप 4 लेबर बढ़ाते थे तो 2 लेबर आपका जो है वो गिर जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि आपका जो है वो ये 8 - 8 करके ये बराबर है यानी आपको 2 एडिशनल लेबर लग रहे थे कैपिटल की बनिस्बत। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि MPK आपका बढ़ गया, तो MPK बढ़ने का मकसद क्या है कि MPK बढ़ने का मकसद ये है कि लेट सपोज अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया 4, ठीक है, तो अब 4 हो गया तो ये कितना हो गया, टोटल हो गया 16, तो इट मीन्स अब क्या हो गया कि आप लेबर आपका और मजीद बच जाएगा, यानी पहले आपका कैपिटल आपने वही लगाया है, कैपिटल आपका चेंज नहीं हुआ, सिर्फ MPK बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आप इसको, क्योंकि आप इसकी प्रोडक्टिविटी को खुद से तो कम नहीं कर सकते, हाँ आप इन लेबर को कम कर सकते हैं, यानी लेबर जो है अब आपका -4 अगर होगा तो ये -4 मल्टीप्लाई 4 16 हो जाएगा, तो ये अब बैलेंस आउट हो जाएगा, तो यानी इसी क्वांटिटी पर रहने के लिए
अगर आपका ऐसी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आती है कि इससे एमपी के बढ़ता है, तो एमपी के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपका अगर कैपिटल के अमाउंट यूनिट जो है आप वही रखते हैं, लेकिन एमपी के बढ़ जाता है, यानी पर यूनिट जो कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो भी वही रहेगी, लेकिन आपका लेबर जो है वो और बच जाएगा। यानी पहले अगर आपका 2 यूनिट्स आप कम कर रहे थे इसको बैलेंस करने के लिए, तो अब आप 4 यूनिट्स करेंगे, यानी और लेबर आप अपना आपको जो है वो बच जाएगा। ठीक है, पहले 2 अब 4। अच्छा, ये कहलाती है लेबर सेविंग टेक्निक। अच्छा, इसमें क्या होगा, क्योंकि एमपी के बढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि MRTS लेबर फॉर कैपिटल क्या होता है, MPL/MPK। तो यानी एमपी के ये चीज़ बढ़ रही है तो MRTS अब आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, और कम होने का मतलब क्या, फ्लैटर हो जाएगा। तो यानी अगर आपको पहले कहा जाए कि पहले आप इस पॉइंट पर हुआ करते थे, तो अब ये किस तरह का हो जाएगा, अब ये कुछ, मैं अगर इसको और थोड़ा क्लियर बना दूँ तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, और इस पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ ये टेंजेंट है और यहाँ ये है। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा है, क्लियर है, कहते हैं कि ये आपका जो है वो टेंजेंट अब और फ्लैट हो गया, यानी MRTS आपका कम हो गया। और क्यों हुआ, क्योंकि MPK बढ़ गया है, और MPK बढ़ने की वजह से क्या हुआ, लेबर सेविंग, यानी ये आपका लेबर सेव हो रहा है, इतना क्वांटिटी जो है आपकी और मज़ीद सेव होने लग गई है। अच्छा, इसी का बरक्स अगर आप देखें तो कैपिटल सेविंग कहलाएगा। और कैपिटल सेविंग क्या होगा कि आपकी कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, यानी एजुकेशन स्किल वगैरह ऐसी बढ़ गई कि इसकी वजह से वर्कर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया। तो वर्कर प्रोडक्टिव हो गया तो सेम सिनेरियो जो कि पहले यहाँ पर था वो क्या था कि पहले ये 2 था और ये भी 2 हुआ करता था, पर अब क्या हुआ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज़्यादा अच्छा हो गया। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जब अच्छा हो गया तो अब क्या हुआ कि लेट सपोज ये 4 के बजाय ये 8 हो गया। अब इसके 8 होने की वजह से क्या होगा कि ये फिर अगेन 16 हो जाएगा, और फिर इसको बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आप इसकी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी को खुद नहीं चेंज कर सकते। तो अब आप इसकी क्वांटिटी को क्या कर दोगे, 8 यानी अब क्या हुआ कि देखिए कि आपने क्या करा कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी ये वाली साइड जो है वो आपकी बढ़ गई, तो आपको क्या हुआ कि ये अब आपके 8 फॉर को हो जाएंगे। क्योंकि ये आप देखें, ये आपको समझ लेना चाहिए कि क्योंकि ये सारा मॉडल क्या है कि चाहे ये माइनस में लिखा हो या ये माइनस में लिखा हो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। अगर एक चीज़ आपकी बढ़ेगी तो लाजमी सी बात है आप दूसरी चीज़ गिरेगी। तो वो 2 लेबर जो कि पहले आपको कितना दे रहे थे, टोटल 4 2 जा 8 टोटल दिया कर रहे थे, क्वांटिटी का चेंज, क्वांटिटी में चेंज ला रहे थे। अब वो क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो अब वो क्वांटिटी में 16 का चेंज ला रहे हैं। तो उस 16 का चेंज जब ये ले आएंगे तो लाजमी सी बात है कैपिटल को अब उतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो अपना जो है वो अपने इस चेंज को कहते हैं आपके इस चेंज को जो है वो कम कर लेगा, और इसलिए अब आपका जो पहले कैपिटल 4 लग रहा था अब आपका वो 4 से 8 हो गया। 8 का मकसद ये नहीं है कि आपका जो है वो आप कहते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ गई तो अब जो है कहते हैं आप ज़्यादा कैपिटल लगा रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि लाजमी सी बात है जब आपका ये लेबर लग रहा है तो ये कैपिटल कम हो रहा है। यानी पहले अगर आप 4 यूनिट्स कम कर रहे थे तो अब आप 8 यूनिट्स बचा लेंगे अपने, क्योंकि आपका वो प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ से मिल जाएगी, और वो क्या कहलाता है, कैपिटल सेविंग। क्योंकि आप इसको अगर सिंपल तरीके से समझें तो अगर आप इस इक्वेशन को भी इग्नोर करें तो क्योंकि MPL बढ़ गया तो आपका ये MRTS जो है वो बढ़ जाएगा। और MRTS के बढ़ने का मकसद क्या है कि अब आप जो है वो एक लेबर अगर बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा कैपिटल सब्स्टिट्यूट करने को मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि लेबर जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया है, और उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तरीक़ेकार था कि यहाँ पे अगर आप देखें और यहाँ पे देखें, और अगर आप और थोड़ा इसको मैं टिल्ट कर दूँ, यहाँ देखें तो जैसे जैसे आपका लेबर बढ़ता है आप सब्स्टिट्यूशन कम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि MPL बढ़ गया है तो MRTS बढ़ गया। MRTS बढ़ने का मकसद क्या है कि जो आपका शेप है वो कुछ मतलब और ज़्यादा स्टीप हो गया। तो MRTS बढ़ने का मकसद क्या है कि अब आप अगर 1 यूनिट लेबर बढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने कैपिटल को। इट मीन्स कैपिटल आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो रहा है। और ऐसे ही दूसरी जगह पे क्या है कि अगर आप MPA को देखें तो जितना ज़्यादा मतलब अगर आप 1 यूनिट आप लेबर लगाएंगे तो आप इतना ज़्यादा कैपिटल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। और इसके बरक्स अगर देखें तो अगर आप 1 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या उनसे कहलाता है, वो कहलाता है कैपिटल सेविंग टेक्निक, जो कि मैंने आपको अभी समझाई इसमें कि जैसे जैसे आप अगर आपका प्रोडक्टिविटी लेबर की बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि ये स्टीप हो जाएगा। यानी ये पहले अगर आइसोकाउंट ऐसे था तो अभी आइसोकाउंट थोड़ा ऐसे हो जाएगा, या आप कह रहे हैं ऐसे हो जाएगा, जिसकी वजह से पहले अगर वो इस पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट पर आने के बाद
इतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं दे पाता था। अब अगर वो ए से बी पॉइंट पर आएगा तो अब वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन दे पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कैपिटल सेव हो रहा है। देखें यहाँ इतना सेव हो रहा था, यहाँ ज़्यादा सेव हो रहा है। आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैपिटल को। तो ऐसे वाली सिचुएशन में क्या होगा कि आपका अगर पहले आपका इस तरह का कर्व था तो अब वो कर्व कुछ इस तरह का हो जाएगा। और अगर आप अब भी रे लगाएं तो अब वो पहले अगर ऐसा था तो अब वो कुछ टेंजेंट कुछ इस तरह का होगा जो कि स्टीप पर कहलाएगा। तो यानी अगर हम ऑल टुगेदर इसको सम अप करना चाहें तो MRTS अगर बढ़ जाए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आने के बाद, इट मीन्स इट इज़ कैपिटल सेविंग टेक्निक। अगर MRTS कम हो जाए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आने के बाद तो वो क्या कहलाएगा, लेबर सेविंग टेक्निक। और अगर MRTS अनचेंज रहे तो वो कहलाएगा न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो ये आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। और ये सारी चीज़ें जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर से वाबस्ता हैं जो कि प्रोडक्शन फंक्शन से है। तो ये सब कुछ आई होप आपको क्लियर हुआ। थैंक यू।